बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, इंतखाबी और सियासी माहौल में एक तरफ गर्मा गर्मी दिखाई देती है, दूसरी तरफ एक ऐसा कंफ्यूजन दिखाई देता है कि इत्तेहाद बनेंगे या नहीं। और एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें सादा अक्सरियत के दावे करती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ दो ताई अक्सरियत लेने के दावे करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ तीसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और IPP के बाद अब वो JUI फे से भी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रही है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये कंफ्यूजन सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि IPP की तरफ भी नजर आता है। IPP के रूए रवां जहांगीर तरीन इत्तेहाद के लिए मुलाकातें करते हैं, तो दूसरी तरफ अलीम खान जो है हमें कुछ इस बात पर नाराज से नजर आते हैं। क्या IPP के अंदर भी इत्तेहाद करने और ना करने के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह कोई कंफ्यूजन मौजूद है? दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और उन्होंने आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के निश्तर बरसाए। यहां तक उन्होंने कहा कि एक जेल से निकलने के लिए जबकि दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इसके साथ ही मियां जावेद लतीफ ने उन्हें जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बिलावल को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या जवाब देगी। ये तो सियासी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आज की अगर हम टॉप स्टोरी की बात करें तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अपने पहले दौरे अमेरिका पर रवाना हो चुके हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब अपनी जिम्मेदारियां संभाली उन्होंने सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया और उसके बाद ब्रदर इस्लामी ममालिक समेत जो अहम ममालिक खित्ते में हैं उनके तकरीबन 17 दौरे किए। इन 17 दौरों का मकसद पाकिस्तान का जो माशी चैलेंज है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके लिए था। लेकिन तकरीबन एक साल बाद अब वो पहले दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं, जहां पर अमेरिका में उनकी अहम मुलाकातें न सिर्फ दिफाई हुकाम से बल्कि जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं या जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल, उनसे भी होंगी। बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा है। इसकी कितनी अहमियत है ये जानने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मौजूद होंगे। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे और फिर उसके बाद अपनी पॉलिटिकल स्टोरीज की तरफ आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा एक साल बाद वजह क्या है इतनी अरसे बाद जाने की और इसकी अहमियत क्या है? जी हाँ, देखें जी, एक तो जब से चीफ ने कमांड संभाली थी तो उनका फोकस बेसिकली था पाकिस्तान के अंदर जो एक स्टेबिलिटी के लिए कोशिशें जारी थी और बेसिक उसमें फोकस था इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी देखें डे बाय डे उस वक्त बड़ी उसके डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, तो दैट्स वाई एक कंसेप्ट था SIFC वाला, वहां पे एक कंसेप्ट आया था जिसमें कोशिश की गई थी कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए और पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है इसको बेसिकली उसको कोई मुस्बत पहलू की तरफ उजागर उसको किया जाए। दैट्स वाई देखो उनमें कोशिश यही थी कि जो रिक्लेम करें जो बैरन लैंड से अक्रॉस पाकिस्तान और ताकि पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी के मसले उनको एड्रेस हो सकें। और इस सिलसिले में देखें मिडिल ईस्ट में जिस तरह आपने इंटरव्यू में बताया, मिडिल ईस्ट की तरफ चीफ के विजिट्स हुए हैं और इसमें सऊदी अरब था, कुवैत था और UAE के 3 विजिट्स थे और बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे। और इनमें वहां से इन्वेस्टमेंट की बात की, वहां से और शेड्यूलिंग ऑफ लोन्स की बात की और इस तरीके से इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बात हुई है। जहां तक हम बात करते देखिए इसमें चाइना का विजिट भी शामिल था, ईरान का भी विजिट शामिल था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बरतानिया का दौरा भी शामिल है इसमें और साथ ही UK का भी विजिट था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, तो चीफ ऑलरेडी इन पर जा चुके थे। और फिर आप ये भी देखें कि कुछ अरसे से पहले हमारे कुछ ताल्लुकात जो थे अमेरिका के साथ डिस्ट्रस्ट पे थे, कोई इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, स्पेशली जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कुछ हमारे वो ताल्लुकात ठीक नहीं थे। लेकिन जो मिलिट्री कॉन्टेक्ट हमारे थे और हमने रिसेंट में देखा कि जो सेंटकॉम के कमांडर थे जनरल एरिक, वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे चीफ से मिले और फिर उसने ट्रेनिंग फैसिलिटीज का विजिट किया और ही सेड कि ही इज इम्प्रेस्ड विद द प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी। एक वो था। फिर देखें कि रिसेंट डेवलपमेंट जो हमने देखी कि हाई लेवल के डेलीगेशन जो थे बैक टू बैक विजिट्स हुए पाकिस्तान में। सबसे पहले जो खातून आई थी वो जूलियट थी, जो थी वो शी वाज डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी फॉर माइग्रेशन रेफ्यूजीज। सही, तो वो इस में आप बात करने आई थी। फिर टॉम वेस्ट अनदर इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल है, ही इज स्पेशल इनवाइट ऑन अफगानिस्तान। सही। आपसे ब्रिगेडियर साहब इसी अफगानिस्तान के मुतालिक मैंने एक सवाल करना है, सिर्फ एक तस्हीह करना चाहूंगा जो मुझसे गलती हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो गैर मुल्की दौरे हैं वो 11 के करीब थे और 17 गैर मुल्की सिफारती और अस्करी हुकाम से मुलाकात हुई है। वो जो मैं गलती की थी इंट्रो में 17 मुलाकातों का जिक्र किया था, वो 11 हैं। आपने ब्रिगेडियर साहब जिक्र किया अफगानिस्तान की सिचुएशन का, चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ रिफ्यूजीज के मामले पर कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है और उसके साथ साथ जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में उसमें जो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अमेरिका का दौरा है उसमें इसकी कितनी अहमियत होगी?
देखें जी, इसकी बड़ी अहमियत होगी। देखें कि पाकिस्तान जो है, सोवियत यूनियन ने जब इन्वेट किया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान वहां पे शामिल था और पाकिस्तान वाज द लीडिंग स्टेट, जो फ्रंट स्टेट लीडिंग जो उसमें इन्वॉल्व था। और इसके बाद 9/11 के बाद देखा, फिर वार ऑन टेरर में। सो वी हैड शेयर जो अंडरस्टैंडिंग थी विद अमेरिका के साथ एज फार एज अफगान सिचुएशन अफगानिस्तान इज कंसर्न। हम पाकिस्तान ही था जिसने तालिबान को बातचीत के लिए टेबल पे लेके आया। दोहा एकॉर्ड को हमने फैसिलिटेट किया। तो एक अंडरस्टैंडिंग तालिबान ने दी थी यूएसए को कि जी उनका साइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। बट अनफॉर्चुनेटली तालिबान के टेक ओवर करने के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, देखें, और जिस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किए जा रहे हैं फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, जिस तरीके से यहाँ पे जो सच ऑफ 60%, तो अमेरिका एक फरीक है इसमें। सही। तो दैट क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सीज हैं, और प्रॉक्सीज देखे जिस तरीके से बात हो रही। ब्रिगेडियर साहब, एक और अहम सवाल, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का एक स्टेक था दोहा एकॉर्ड में, और जो उसमें कमिटमेंट्स की गई थी अफगान तालिबान की जानिब से, वो पूरी करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आलमी बरादरी की भी है। इस दौरे में पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म का मामला है, इसके अलावा मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है, और इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट के उमूर पर बातचीत होनी है। आपके ख्याल में इस फ्रंट पे हमें क्या क्या सक्सेस हो सकती है इस दौरे से? देखें जी, एक तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो उस पर यकीनन बातचीत होगी, वो एड्रेस होंगे, एक वो चीज है। फिर देखें, हमारे मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो तो मोस्टली वो अमेरिकन है, तो कुछ पास्ट में ये सस्पेंड हुए हैं चीजें हमारी कुछ, तो उनकी रिवाइवल होगी इस तरीके से। फिर उनकी कोशिश होगी कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर कहा जाएगा, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में है वो ट्रेड जो हमारा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस है, वो चीजें एड्रेस होंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस पे डिस्कस होगी मेरा ख्याल में वो इंडिया है। अभी आप देखें कि जो सिचुएशन इंडिया में डेवलप हो रही है, इंडिया में एक रेडिकलाइज गवर्नमेंट बैठी हुई है, और जिस तरीके से वहां इलेक्शंस हो रहे हैं, और देखें नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस हैं, और वो मई 2024 में इलेक्शंस हैं। सो इंडियन लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप की जा रही है, तो लाइकली चांसेस है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। ऑलरेडी स्टेज इनकाउंटर्स कर रहे हैं, स्टेज रिकवरीज कर रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो इलेक्शन जीतने के लिए उनके लिए एक तो इस्लाम है और सेकंड पाकिस्तान है। इन दो चीजों पर उन्होंने इलेक्शन जीतना है। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अवलीन दौरा अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद, और वहां पर जो चैलेंजेस हैं और वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, उन पर अपनी राय हमारे सामने रखी। इस वक्त नाज़रीन बात करेंगे जरा सियासी मौजू पर, और IPP में इस वक्त क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, उसके लिए मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं IPP से, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि एक साउंड बाइट आपको सुनवाऊं जो कि IPP के सदर हैं अलीम खान साहब, उनका है। अलीम खान साहब क्या कहते हैं और IPP की एफर्ट्स क्या चल रही हैं, इस कंफ्यूजन को जरा समझने की कोशिश करेंगे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से। नाज़रीन, अलीम खान साहब ने यह बात उसी दिन की जिस दिन जहांगीर तरीन साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। अब टाइमिंग का मसला था, कंफ्यूजन था, क्या था, जरा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से समझने की कोशिश करेंगे। रोकड़ी साहब, IPP अपने इलेक्शन के हवाले से क्लियर है, कंफ्यूजन का शिकार है? कंफ्यूजन अगर थी तो क्या दूर हो चुकी है? अभी स्टेटस इस वक्त क्या है? IPP सिंगल अकेले इलेक्शन में जाएगी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट होगी? देखें जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप कंफ्यूजन फैलाना ना चाहें तो नाराज की बात। रोकड़ी साहब, मैंने सवाल रखा है आपके सामने। सुने तो सही सर, इतने लंबे सवाल का जवाब थोड़ा सा 30 सेकंड तो चलने थे ना सर। ना अलीम खान की बात में कोई उभाम है, सही, ना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक CEC होती है, और अलीम खान की बात बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। सही। और मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकातें पार्टीज की होती हैं। ये जो रविश हमने अपना लिया ना पाकिस्तान के अंदर कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिले तो लगता है ऐसे है कि जैसे वो इसराइल चला गया है या वो किसी और तरफ चला गया। हम इस चीज की भी नफी करते हैं और चाहते हैं कि ये रविश खत्म हो, और एक दूसरे के साथ खैर सगाली की मुलाकातें हों, और एक दूसरे का शर्म हया का रिश्ता बरकरार रहे। नफरतें लीडर इतने लेवल पे ले जाते हैं और नीचे अवाम को तकसीम कर देते हैं, और अगले दिन खुद कट्टे बैठे होते हैं। हम तो इस चीज की नफी करते हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि ये मुलाकात खैर सगाली की मुलाकात है। कोई भी जो ऑप्शन आती है, कोई भी जो बात होती है, पार्टी की CEC के पास हो जाएगी। मैं और अलीम खान या अलीम खान और हम जैसे लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर है, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा बरमला पहले भी बयान करते हैं, अब भी आपके सामने कर रहे हैं
कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आप इलेक्शन के बाद कोई भी अलायंस करते हैं, सही। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर बैठ के डायलॉग होता है, अब चीजें चलती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी ना सुनी जाए तो हम तलवारें निकाल लेंगे और हम कहेंगे कि जी बस मामलात खत्म हो गए। नहीं, ऐसे नहीं। चीजों को एक दूसरे के साथ बैठ के सुना जाता है, समझा जाता है। रोकड़ी साहब, फिर रोकड़ी साहब आपकी आखिरी चीज जी आखिरी चीज बताइएगा। और दूसरी है कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चों के, अपने बीवी बच्चों के बेहतरी के लिए नहीं, अपने मुल्क के। बिल्कुल ठीक हो गया। रोकड़ी साहब, आप अगला सवाल ले लीजिएगा। आपकी और अलीम खान साहब की गुफ्तगू से यह तासुर मिलता है कि सीईसी की मीटिंग अभी तक बुलाई नहीं गई, लेकिन मेरे सामने जो खबरें हैं उसमें आपकी कमेटी फॉर्म हो चुकी है। उसमें इसाक खाकवानी साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं, नौमान लंगड़ियाल साहब हैं, जो कि सीट एडजस्टमेंट करेगी। खबरें हमारे पास ये हैं कि इत्तफाक हो चुका है सीट एडजस्टमेंट का, अब सिर्फ कितनी सीटों पे होना है उस पर इन कमेटीज ने काम करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपने नाम दे चुकी है और उनके लोग भी आके आपके लोगों से मुलाकातें करके जा चुके हैं। तो सीईसी आप इलेक्शन के बाद बुलाएंगे रोकड़ी साहब? जी, कोई जरूरत नहीं है तंज की, फिर भी, यानी कि इलेक्शन के बाद भी बुलाएं या बुलाएं, जैसे तंज की जरूरत फिर भी नहीं है। दूसरी चीज यह कि मैं अपने हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इस सारी चीज का जवाब होता तो मैं लाजमन आपको देता कि सीट एडजस्टमेंट हो गई है और मेरी सीट इधर हो गई है या उधर हो गई है। सही। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो एलानिया इलेक्शन लड़ने के हक में हैं। सही। अब आपने जिन जिन हजरात का नाम लिया है, आप उनको लें टीवी के ऊपर और यही चीज उनसे पूछे कि हजरात आप फरमाइए कि आपने कहां सी और कौन सी एडजस्टमेंट की है। आप मेरे से वो चीज पूछेंगे जिसका मुझे इल्म ही नहीं है। तो मैं क्यों आपसे आगे ऐसी बात करूंगा बगैर इल्म के या दलील के कि जिसका मेरे पास कोई सबूत भी ना हो। ठीक हो गया। रोकड़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, रोकड़ी साहब ने हमारी कुछ कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है, लेकिन एक कंफ्यूजन और खड़ी कर दी है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे सियासी सिचुएशन पर, बनते और बिगड़ते इत्तेहादों पर, और सियासत में जो कंफ्यूजन है वो है या फिर फैलाई जा रही है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इत्तेहाद बन रहे हैं, नहीं बन रहे, कंफ्यूजन सियासी जमातों के दरमियान है या नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है उसमें सियासी जमातों की हिकमत अमली क्या है और क्या होनी चाहिए। इस वक्त हमें दो बहुत ही जिसे कहते हैं सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है, नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, दोनों ने ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा अली गौहर बलोच साहब से। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात में क्या सादा अक्सरियत ले रही है, 2/3 अक्सरियत ले रही है जो आपके दावे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं मेजॉरिटी आपकी डिस्टर्ब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिंग साहब, एक तो मतलब है कि अभी जब ब्रेक में गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि आप पेपर आउट कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है, मैं किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर रहा था अली भाई, ऑन एयर बता रहा हूं। नहीं, पेपर आउट कर रहे हैं। नहीं, मैं पेपर आउट भी नहीं कर रहा था, मैं जस्ट टॉपिक बता रहा था। अच्छा, देखिए गुजारिश ये है कि जहां तक PMLN का आपने पूछा, देखो PMLN पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात है। सही। PMLN वो जमात है जिसके अलावा मादरत के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो डिलीवर ही नहीं किया। सही हो गया। डिलीवर करना और दावे करना, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी गुजारिश ये है कि जो अगर आप देखें, जो हमारा फिर वो कहा जाता है कि ये बार बार 13 से लेकर जो है वो मतलब 18 तक का जिक्र करते हैं, तो 13 से 18 तक ही तो पाकिस्तान में आपने देखा ना कि किस तरह के हालात थे। 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। अली भाई, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ मुमकिना क्या हो सकती है? आपने 13 से 18 तक कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। आप 99 से लेके जो है ना 2017 और 93 के एहतसाब की भी बात कर रहे हैं। इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी अगर कल इलेक्शन होता है? देखें, बात यह है कि हमारी स्ट्रेंथ का सबसे पहला जो है मतलब इस इलेक्शन का आप समझ लें कि जो हमारा जलसा था जिसमें हमारे पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग के कारकुनान
और पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का वालिहाना इस्तकबाल किया, वो किसी भी जगह छुपा हुआ नहीं। सही। पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह से अवाम वल्वले के साथ, किस तरह से जज्बे के साथ वहां पर पहुंचे। हम खुद पंडाल के अंदर मौजूद थे और यकीन करें मान लिया, फर्क नहीं महसूस। अब जो बातें होती हैं, जाहिर है हम तो करेंगे कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, तयन हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेती है। अब अली गौहर साहब, आपने कहा कि आपकी तवक्को है 2/3 अक्सरियत की। अब मेरे एक सादा से सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस जमात को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत अगर नजर आ रही है तो पंजाब में उसकी सिंगल मेजोरिटी कहीं नहीं गई। वही जमात मुझे IPP की तरफ दौड़ती हुई भी नजर आ रही है, PMLQ से भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। आज की इत्तलात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम से भी अब पंजाब में तौनसा और जो साउथ पंजाब के इलाके हैं वहां पर अलायंस की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब है विद इन योर हाउस ये डिस्कशन मौजूद है कि आपकी 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत सिक्योर नहीं है, इसीलिए आप इत्तेहादियों की तलाश में निकल पड़े हैं। नहीं, देखें, जो हमने जितने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं, सही, वो हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर, ठीक हो गया। 2013 का इलेक्शन हमने कॉन्टेस्ट किया था, उसमें भी हमारी लीडरशिप ने यही कहा था कि भाई हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम पाकिस्तान के कारखाने को चलाएंगे, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। ठीक हो गया। तमाम वादे बड़ी क्लीन मुद्दत में पूरे किए। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हाँ, मतलब है कि उसके साथ हम इत्तेहाद कर रहे हैं, वो हमारी लीडरशिप ने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टी है, इस वक्त जरूरी बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिस तरह से कि मुआशी तबाही, जाति दफा, ठीक हो गया। आप कह रहे हैं चार्टर ऑफ ना। सर, मुझे नफीसा से भी जरा पॉइंट ले लेने देना। मैं आखिरी पॉइंट पूरा कर लें, फिर मैं नफीसा की तरफ चलता हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जी, हम ये चाहते हैं कि हम उनको जिस तरह से बानी PTI पाकिस्तान की मईशत का बुरकस निकाल कर गए, सही है, जिस तरह से वो करप्शन के जरिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए हैं, सही है, उसके लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मिलकर चले। ठीक हो गया, इकट्ठे मिलकर हमारी लीडरशिप की तरफ से ये फराग दिली का मुजाहरा जहां पर मुमकिन है हम कोशिश करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ से एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, ठीक ताकि है, ये तासुर ना जाए। ठीक हो गया अली भाई, आपका पॉइंट आपका पॉइंट आ गया। आप तो मुझे ऐसे लग रहा है इलेक्शन से कबल कौमी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नफीसा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। हमें एक चीज नजर आ रही है कि बिलावल इस वक्त जो है उन्होंने तनकीद के जितने के निश्तर बरसा सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बरसा रहे हैं, लेकिन आज मियां जावेद लतीफ ने बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा बिलावल को उनके वालिद सीरियस नहीं लेते, हम भी नहीं लेंगे। लेकिन इस वक्त एक इत्तेहाद जहां पर मुस्लिम लीग पंजाब में बनाने की कोशिश कर रही है, वहां सिंध में भी एफर्ट्स हो रही हैं। तो PMLN और पीपल्स पार्टी 16 महीने इत्यादि रहने के बाद अब दूर हो चुकी हैं या फिर स्पेस मौजूद है करीब आने की? देखिए, बिलावल को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त जो अवाम के तासुरात हैं, जो अवाम की स्केप्टिसिज्म है, जो अवाम की इस पूरे सियासी निज़ाम में एक मायूसी का वो शिकार है, वो उसकी बात कर रहे हैं, उसकी अक्कासी कर रहे हैं। सही। इलेक्शंस, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शंस जो है इस मुल्क को किसी सिमत में लेके चले, तो फिर हमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो हम समझते हैं कि इस वक्त जितने भी इस मुल्क के इस वक्त मसाइल खड़े हुए हैं, मसाइलों के पहाड़ खड़े हुए हैं, वो जो माजी में सिलेक्शन प्रोसेसेस थी उनकी वजह से हुई है। सही। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ये इस सिलेक्शन को, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही बात कर रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शंस चाहिए कि इलेक्शन क्रेडिबल हो, सही, और लोग निकल के आए, सही, और खुशी से निकल के आए, तो उनको ये एतमाद होना होगा या हमें दिलाना होगा, सियासी निज़ाम को दिलाना होगा, इलेक्शन कमीशन को दिलाना होगा, सब सियासी जमातों को दिलाना होगा कि जो वो चाहते हैं, इस मुल्क को कहाँ लेके जाने चाहते हैं, इस मुल्क में कौन सी लीडरशिप को आगे लेके आना चाहते हैं, वो उसको होना पड़ेगा। सही। लेकिन अगर इस असम्पशन से कोई पार्टीज
जो है इलेक्शन बैटलफील्ड में जाएंगी कि जी हमें तो अपनी मर्जी का लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें तो हर केस से छुटकारा चाहिए, हमें तो अपनी मर्जी से जो हमारे माजी के केसेस थे, जो हमारी उस सब को एक तरफ करके आप फिर एक और सिलेक्टेड बनना चाहते हैं और आप एक और सिलेक्टेड निजाम लेके आना चाहते हैं, तो फिर वो उसमें इस मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। ये बुनियादी चीज है जो वो नफीसा शाह साहिबा एक सवाल जरूरी है कि हम इसको नफीसा शाह साहिबा एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सिलेक्शन की बात कर रही हैं, आपको या आपकी जमात को या बिलावल साहब को यह लगता है कि मरकज और सूबों के लिए सिलेक्शन हो चुकी है, इलेक्शन नहीं होना इसीलिए वो सिलेक्शन की गर्दान कर रहे हैं? देखिए, ये एक अगर एक एंगल से ये इलेक्शन बहुत ही इस मुल्क के लिए बहुत क्रिटिकल है। इस मुल्क की सालमियत के लिए, सिर्फ मईशत नहीं है, मईशत का सारा लिंक इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बका और यूनिटी के लिए, और इस मुल्क को अगर हमें आगे लेके जाना है और ये जो पॉली क्राइसिस जिसमें हम मुब्तला है उसको आगे लेके जाना है, तो ये इलेक्शन जरूरी है। अगर इस इलेक्शन को मीनिंगलेस बनाना है तो फिर पहले ही जैसे अनफॉर्चुनेटली नून ने पता नहीं कहां से ये कह देते हैं कि हमें 2/3 मेजॉरिटी फला दे दे हमें सिंपल, और हम डिलीवरी के कौन सी डिलीवरी की है जी? डिलीवरी तो हम सब जानते हैं कि पिछले 16 महीने, और मैं मानती हूं कि उसमें पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा था, लेकिन क्या हम समझते हैं कि इन 16 माह ने डिलीवर किया अवाम को? और अगर मियां साहब अपनी सेलेक्टिव मेमोरी इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्टिव डिलीवरी की बात करेंगे, सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, तो फिर वो ज़हनी तरीके से तैयार है कि वो एक और सिलेक्टेड है। तो ऐसे नहीं चलेगा। इस वक्त इस मुल्क में आपको हर जमात को को मौका देना होगा कि वो इलेक्शन जो है लड़े, और इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड। नफीसा शाह साहिबा पीटीआई भी है जिसमें पीएमएलएन भी है। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ये एक इनको एक जो एक इंप्रेशन क्रिएट करना, एक मिनट के लिए हमें तर्क करनी होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नफीसा शाह साहिबा सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको चार्टर ऑफ एक बात जी एक बात कर लें, एक बात सिर्फ जी देखिए, मेरे नजदीक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक वाटरशेड मोमेंट था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, लेकिन अब ये हमें लग रहा है कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक सिग्नेटरी वायलेट कर रही है। सही, 1 मिनट के लिए यहाँ किसी के बैक पर अगर आप फिर 1 मिनट के लिए नफीसा शाह साहिबा ना अवामी है, ना आप लीडर हैं, ना ही आप जो है इस मुल्क के मसाइल हल कर। नफीसा शाह साहिबा, मुझे अलीगौर बलोच से इसका जवाब लेने दीजिए। अलीगौर, नफीसा शाह ने बातें बहुत सारी की हैं, लेकिन एक आखिरी इल्जाम उन्होंने बहुत सीरियस लगाया। उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक सिग्नेटरी, चूंकि सिग्नेटरी 2 थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो कह रहे हैं आप वायलेट करके जाके सिलेक्ट होना चाहते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, नफीसा शाह साहिबा हमारी बहन है और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुनता हूँ, और हम अपने कलीग से बहुत सी सीखते भी हैं। देखिए, बात ये है कि मैं बड़ा ताज्जुब होता है बिलावल साहब की बातें सुन के, नफीसा शाह साहिबा की बात को सुन के। जाहिर है इनकी लीडरशिप है, इन्होंने तो वही इसी बात की कोशिश करनी है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि परवेज मुशर्रफ से एनआरओ लेने वाली जमात की लीडरशिप आज अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो मुझे बड़ी हैरानी है। सही, आज अगर किसी दूसरे को मतलब है कि वो सिलेक्टेड का नारा लगाए तो वो मतलब है कि वो बड़ी इंतहाई मादरे के बाद बड़ी हैरानी वाली बात है। सही, जिस सियासी पार्टी ने अपने लोकल बॉडी के इलेक्शन में कराची के अंदर जमात इस्लामी, जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है मुकाबले इकराम है और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं सियासी, लेकिन जाहिर है कि जमात इस्लामी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हर इलेक्शन में कम देखने में आती है, जिसका तमाम पॉलिटिकल पार्टी लेते हैं। जमात इस्लामी जैसी पार्टी ने इनका सफाया कर दिया कराची से लोकल बॉडी के इलेक्शन में, और वो चीख कर कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। सही, आज नफीसा शाह साहिबा आकर लाहौर में जलसा करें
सही। तो ये क्या लाहौर में जलसा करते हुए ये कह सकती हैं कि हम लाहौर को जो है कराची बना देंगे, सही। हम लाहौर को लाड़काना की तरह बना देंगे, हम लाहौर को हैदराबाद की तरह बना देंगे, सही, या पिंडी को हैदराबाद की तरह बना देंगे, या फैसलाबाद को हैदराबाद की तरह बना देंगे। तो फिर जवाब लेने अली गौर साहब, मेरी दूसरी गुजारिश, आखिरी बात कर लें ताकि फिर मैं नफीसा शाह साहिबा से जवाब। जी, आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि जो ये कहते हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बज़ाहिर तो इनको कहीं आपने देखा पूरे मुल्क में इनकी इसलिए ये बात इंतहाई मफरूजों पर मतलब महसूस होती है कि क्योंकि इनको बज़ाहिर तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती पूरे पाकिस्तान में। अगर आप खुर्दबीन भी लगा कर देख ले तो पीपल्स पार्टी को चले 1 मिनट के लिए लेकिन अली आपने कहा आखिरी जुमला पूरा कर लें। जी मैं पूरा कर रहा हूँ ना मेरा, लेकिन यहाँ पर गुजारिश ये है, असल में वो अपने सियासी कद से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, मांग पता नहीं किससे रहे, ठीक हो गया, साथ साथ क्रिटिसाइज नून लीग को कर रहे हैं। सही हो गया। जिनसे मांग रहे हैं उनसे बात करें कि भाई ये हमारा, या नून लीग से करें। अगर ये हमें कहे कि हमारे साथ हमसे ये पंजाब में सीटें मांगते हो, हमसे ये किसी और जगह से। अली चले ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, इस पर आगे बात करनी है। अली इस नुक्ते पर आपने जो कहा अलायंस बनाने वाली बात या हमसे मांग ले, उस पर मैंने आगे बात करनी है। नफीसा शाह साहिबा, अली गौर कह रहे हैं कि आप लोग खुर्दबीन से भी अगर ढूंढें तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, लेकिन जहां पर आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है वहां पर आप मांग रहे हैं। ऐसा है कि वाकई आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उतनी जितने कि आप नंबर्स नेशनल असेंबली में मांग रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आप प्लीज इसको ये ना समझें कि ये कोई पीपल्स पार्टी अपने लिए कोई स्पेस मांग रही है। पीपल्स पार्टी जो है सियासत के लिए एक स्पेस मांग रही है, और हमने उसूलों की बात की है। सही। अब मुझे नहीं पता, अली गौर बलोच साहब को याद होगा, जरूर याद होगा, वो पार्लियामान में काफी अरसे रह चुके हैं। उनको शायद याद होगा जब धरने की सियासत चल रही थी तो एक आवाज जो नुमाया थी, जो धरने की पॉलिटिक्स को उसने लाउडली कंडेम किया और पार्लियामान में खड़ी हुई, और मियां साहब, हम ऑपोजिशन में थे लेकिन मियां साहब, खुर्शीद शाह साहब खड़े और कहा कि मियां साहब आप हमारे वजीर आजम हैं, क्योंकि जो मनफी सियासत चल रही थी जिसका इख्तिताम हमने May 9 में देखा, उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी उठी गई। वो उसूलों की सियासत थी। जो एनआरओ की बात कर रहे हैं, हमने एनआरओ कोई छुपके, एनआरओ एक ऑर्डिनेंस आई और वो छुप के बात नहीं थी, उसमें हर सियासी जमात के केसेस थे, क्योंकि हर कोई ये एडमिट करता है, हम भी ये एडमिट करते हैं। अगर मियां साहब के खिलाफ आप ये कहते हैं, ये आपकी अपनी आर्ग्यूमेंट है कि मियां साहब के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग हुई और ये केसेस इसलिए गलत थे। अगर ये गलत है लेकिन नफीसा वो भी गलत है। और उस वक्त एनआरओ एक बात एनआरओ पार्लियामान में आई, सही, और पार्लियामान ने उसको रिजेक्ट किया। सही। उस पार्लियामान में जिसके वजीर आजम उस पार्लियामेंट के गिलानी साहब थे, वो एनआरओ रिजेक्ट हुआ। नहीं, वो मुशर्रफ साहब वाले एनआरओ की बात कर रहे हैं क्या नफीसा शाह साहिबा? और वही मैं बात कर रही हूँ, मुशर्रफ साहब वाले एनआरओ की बात कर रही हूँ। वो एनआरओ पार्लियामान में आया था और पार्लियामान में वो रिजेक्ट हुआ था, वो एनआरओ। शायद उस वक्त मुझे नहीं पता अली गौर बलोच उस वक्त पार्लियामान में थे या नहीं, वो थे। और न सिर्फ ये, उस वक्त हमारे इलेक्टेड वजीर आजम कोर्ट के तहत डिसमिस हुए थे। इसी तरीके से जैसे ये आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, तो ये सारा तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो चुका है। लेकिन हम इस वक्त बात सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं हो रही। लेकिन नफीसा सिर्फ एक सवाल ले लें, आप मुल्क की बात कर रही है। और नफीसा एक सवाल ले लीजिए, सिंध में इस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी पिछली बार हुकूमत में रही है और सिंध में एक स्ट्रांग होल्ड पीपल्स पार्टी का नजर आता है। एक आर्ग्यूमेंट ये है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग डेवलप करते हैं या जो पीपल्स पार्टी के नाकदीन डेवलप करते हैं, वो कहते हैं कि सिंध के अलावा जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारे लोग आईपीपी में चले गए, बीएपी से जो एक्सपेक्टेशंस थी उनमें से आधे पीएमएल-एन में चले गए। तो इसका ना मिलने के बाद पीपल्स पार्टी अब शिकवा कुनाए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। क्या ये जो भी आप पे तनकीद है दुरुस्त है या गलत है? देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि हम अपनी जात से ऊपर जाके मुल्क की बात कर रहे हैं। सही। और अगर इन इलेक्शंस को इस वक्त आप आवाम का मूड देख लें, आप तो जर्नलिस्ट हैं ना, किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी शहर के बीच में चले जाएं और आवाम में अगर आप पूछें, नौजवानों में पूछें, इधर उधर पूछें, तो मायूसी इसलिए है कि वो लोगों को चाहिए कि इतने
5 साल के बाद उनको इलेक्शन में अपनी राय का इख्तियार होना चाहिए और एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट नहीं तो जी यहाँ तो बस ये होगा और वहां होगा, इसकी इतनी मेजॉरिटी होगी, इसकी इतनी सीटें होंगी। ये इलेक्शन जो है वो अवाम, हम सब अवाम के आगे झुकते हैं और अवाम जो फैसला करे। और अगर ये तासुर दिया गया है कि इसको इतने नंबर मिलने, इसको इतनी मिलनी है, इसको उतनी मेजॉरिटी मिलनी है, तो फिर अवाम में मायूसी होगी। और इसीलिए इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाने के लिए सिलेक्शन की सियासत को हमें खत्म करना होगा एंड पीएमएलएन को ये रियलाइज करना होगा, क्योंकि ये कोई एक छोटा सा टाइम था तारीख में कि ये थोड़ा नजरियाती बन गए थे। मैं समझती हूँ वो हकीकत में नजरियाती नहीं बन गए थे, वो उस वक्त वो बार्गेनिंग हो रही थी। अगर वो हकीकी नजरियाती होते तो आज वो केसेस फेस करके और इवन टर्फ पर मुकाबला करते। ठीक हो गया। नफीसा शाह साहिबा, आपने जो बात की, आपने नजरियाती होने और ना होने के मामले की बात की, लेकिन मेरा जो सवाल था कि जो स्ट्रेंथ आपको जनूबी पंजाब में एक्सपेक्टेड थी वो आईपीपी चली गई, जो स्ट्रेंथ आपको बलूचिस्तान में एक्सपेक्टेड थी वो बीएपी के आधे लोग नून लीग में चले गए, तो इसका कसूर पीएमएलएन पर या किसी और सियासी जमात पर तो नहीं जा सकता। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा सिर्फ इसलिए है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी पीपल्स पार्टी की वो पूरी नहीं हुई। देखिए, अब सियासतदानों को जो रूल्स ऑफ द गेम है वो अब तयन करना होगा। और अगर मैं इसलिए कहती हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हम लग रहा है कि एक रिवर्सल मोड में गए हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यही बात थी कि आप मुल्क का सियासी ढांचा बहाल करें, और हम समझते हैं कि इमरान खान का सीन पर आना भी जो एक मेन स्ट्रीम सियासत है उसके खिलाफ ये फिनोमेना था। और अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान फिर से रिपीट ना हो तो प्रोजेक्ट नवाज को नहीं होना चाहिए। सही, तो फिर प्रोजेक्ट बिलावल होना चाहिए। सियासी लीडर है नफीसा शाह साहिबा, अगर प्रोजेक्ट इमरान नहीं, प्रोजेक्ट नवाज नहीं, तो फिर प्रोजेक्ट बिलावल होना चाहिए। प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए। सही, कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। गुड। कोई ना प्रोजेक्ट बिलावल होना चाहिए, ना प्रोजेक्ट नवाज शरीफ होना चाहिए, ना प्रोजेक्ट इमरान खान होना चाहिए। प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, प्रोजेक्ट इलेक्शंस होना चाहिए, प्रोजेक्ट फ्री एंड फेयर। नफीसा शाह साहिबा, एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आता हूं। तो रूल्स ऑफ द गेम और प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी पर आपसे और अली गौर बलोच साहब से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले नफीसा शाह साहिबा ने कहा रूल्स ऑफ द गेम बदलने होंगे, रूल्स ऑफ द गेम क्या होने चाहिए, और चार्टर ऑफ द डेमोक्रेसी पर उन्होंने कहा कि एक फरीक पीछे हट रहा है। लेकिन एक और बात उन्होंने बहुत अहम की, उन्होंने कहा प्रोजेक्ट इमरान, प्रोजेक्ट नवाज या प्रोजेक्ट बिलावल नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी और प्रोजेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है ये जो उन्होंने की है नफीसा ने। अली गौर दोबारा मेरा ख्याल है हमारे साथ हैं, हो सकता है वीडियो लिंक पर अगर ना हो, टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ऑडियो पर हमारे साथ होंगे। अली गौर साहब, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, अगर आपने वो सुना हो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो इट्स अप टू यू। अदरवाइज नफीसा कह रही हैं कि अब जो है ना प्रोजेक्ट इमरान, प्रोजेक्ट नवाज और प्रोजेक्ट बिलावल नहीं, रूल्स ऑफ द गेम बदलने होंगे अगर मुल्क को इस्तेहकाम देना है। देखिए, मैं बिल्कुल नफीसा शाह साहिबा ने ठीक बात की है, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात को करने में और उस पर अमल करने में बड़ा फर्क होता है। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये चाहिए कि वो इस चीज पर अमल करे। देखिए, मैंने जिस तरह से पहले मैंने निशानदेही की है कि जब अब तो चलो निगरान हुकूमत है, जब अभी इनकी गवर्नमेंट थी तो हर सियासी पार्टी ने इनके अलावा सिंध के अंदर ये शोर मचाया है कि इन्होंने वो शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए। सही। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं, 2002 या 1 वाला इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। 2008 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। 2018 का इलेक्शन था और 8 में तो इनकी गवर्नमेंट बनी थी, और जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। हम नून पीएमएलएन ने इनकी ऑपोजिशन में रहते हुए भी हुकूमत नहीं गिरने दी। और नवाज शरीफ साहब का बयान मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि मैं किसी कीमत पर हुकूमत नहीं गिरने दूंगा, कि जमहूरियत के खिलाफ है ये चीज। सही बात ये है कि जब अभी इलेक्शन हुआ 18 का, तो फिर भी हम बाहर, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात,
इसका मतलब ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर मुकदमात हों तो वो झूठे हैं, अगर हम पर बांधे हैं तो वो झूठे नहीं है। आज भी इनकी लीडरशिप क्लियर होकर इलेक्शन में बिजी है और हमारी लीडरशिप जो आज भी हम अदालतों के आगे खड़े हैं, हम इस इंसाफ को मांग रहे हैं जो आज से 5 साल पहले भी नहीं हमें मिला था। और आज तक भी नवाज शरीफ साहब को जो है वो इंसाफ नहीं मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड है, पीपल्स पार्टी को सियासत में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए अपनी कारकर्दगी पर नजरसानी की जरूरत है। तो ये अगर अपनी कारकर्दगी बेहतर कर लें तो मैं समझता हूं कि शायद इस तरह की बातें फिर इनको। नफीसा शाह साहिबा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी अली गौर बलोच साहब को? जी, पहले तो ये कारकर्दगी जो बता रहे हैं, तो मुल्क का इस वक्त अगर मईशत का दिवालिया निकला हुआ है तो बहुत बड़ी कारकर्दगी तो इनकी है, जिसकी वजह से लोग इनसे मायूस हैं। तो मेजॉरिटी कौन सी बात कर रहे हैं, इसीलिए ये हम लोग सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं कि इस वक्त अगर अवाम का सेंटिमेंट देखें तो नून के ऊपर तो गुस्सा होना चाहिए उनको। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा कि कराची में इलेक्शंस जो है वो इन्होंने करवाए। अली गौर साहब, इलेक्शंस ईसीपी कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराती है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस नहीं कराती। और अगर धांधली का जमात इस्लामी को ये गिला था कि कोई कवानीन जो है उसमें शायद कोई जो मेयर है उसको सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए था, उसको कोर्ट्स ने रूल उनके फेवर में दिया और उसके बाद जो हमारे मेयरल कैंडिडेट थे उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन लड़ी। तो ये रूल्स ऑफ द गेम जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन सेट करती है, इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करती है इलेक्शंस। और उसके बाद कहीं अगर वायोलेशन कोर्ट ने कहा कि कहीं आपने कोई कानून में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर अवाम से रुजू किया और फिर इलेक्शंस फिर हुए और उस पे फिर पीपल्स पार्टी जीती। तो इसलिए ये बिल्कुल उनकी फेयर एलिगेशन नहीं है। जहां तक उन्होंने कहा कि हम लोग इलेक्शन से बाहर रहे, सिस्टम से बाहर रहे, तो 2008 में आपको याद होगा कि मियां साहब तो इलेक्शन से भाग रहे थे। जब बीबी शहीद हुई तो ज्यादा तो हमें तकलीफ थी, लेकिन हमने कहा कि जहां भी इलेक्शंस की बात होगी पीपल्स पार्टी जो है, अवाम का ये मैंडेट जो है, जरूर ये मौका होना चाहिए कि लोगों को अपने इस राइट से महरूम ना किया जाए। हम इलेक्शंस में गए और न सिर्फ गए, मियां साहब को भी कन्विंस किया कि आप खुदारा आप इलेक्शन से बॉयकॉट ना करें। और फिर जो मियां साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, फॉर अली गौर बलोच को शायद याद नहीं होगा कि ये 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो 18th अमेंडमेंट तहत ये 3rd टाइम प्राइम 18th अमेंडमेंट जो जिसका सहरा भी पीपल्स पार्टी को जाता है, तो इनडायरेक्टली इनके 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर जो बार बार कहते हैं कि अभी हम 4th टाइम बनेंगे, वो 4th टाइम तो क्या 3rd टाइम भी नहीं बनते और इसका सहरा भी पीपल्स पार्टी। अली गौर साहब वो कह रहे हैं तीसरी बार मियां साहब को वजीर आजम भी हमने बनाया, और अभी कुछ दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा 16 महीने के लिए शहबाज शरीफ को वजीर आजम भी उन्होंने बनाया था। इसके बाद मजीद पीपल्स पार्टी क्या करे आपके लिए बलोच साहब? देखें, बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिनके दरमियान मैंने नफीसा साहिबा की मुझे आवाज नहीं आ रही कि मैं उनकी मुकम्मल बात नहीं समझ सका, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी से, मैंने तो ये कहा ना, आपने पहले सवाल किया था सीट एडजस्टमेंट का, तो मैंने आपको यही बताया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जहाँ पर हमारी पार्टी हमेशा फरागजली का मुजाहरा करती है और जहाँ पर हमारे पास कुछ वो करते हैं, लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि पंजाब में ऑलरेडी हमारे पास 3-3, 4-4 अपने एक हल्के से 5-5 एप्लीकेशन हैं और लोग सिटिंग एमपी हैं हमारी पार्टी, और एक बार के नहीं 2-2, 3-3, 4-4 दफा के वो लोग आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर स्पेस नहीं है। असल मसला और है, इस सारी बहस का लुब्बे लुबाद यही है कि हमारी सीटें बढ़ाई जाएं, तो सीटें इलेक्शन से बढ़ेंगी, सीटें एक दूसरे के खिलाफ क्रिटिसिज्म से नहीं बढ़ेंगी। मैं सब कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरों को ये कहना कि जनाब सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो है वो सिलेक्ट होने जा रहे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अली गौर साहब, एक सवाल आपके सामने रखूंगा। हमने देखा था कि कुछ अरसा कबल एक मुलाकात हुई थी दुबई में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, दोनों घराने कह लें, भुट्टो जरदारी और शरीफ फैमिलीज इकट्ठे बैठी, कुछ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की बात हुई। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें कोई 10 से 12 सीटें आप दे दें पंजाब में और फिर मामले को आगे बढ़ाएं। उस पर तो PMLN तैयार नहीं हुई। अब आप 5 सीटें काफ लीग को भी देने को तैयार हो रहे हैं, 20 सीटें IPP भी मांग रही है, मौलाना साहब भी जनूबी पंजाब में 1-2 मांग रहे हैं, तो 25-30 सीटें अब आप देने पे तैयार हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आपका 10 पे मामला नहीं बन रहा था?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक के किसी भी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कोई बयान वाजे ना आ जाए बयानिया, तो इस वक्त तक ये कहना कि फलां को इतनी दे दी है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी PMLN की तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये बात नहीं हुई है कि फलां पार्टी को इतनी सीटें दी जा रही। हाँ, बातचीत होती रहती है इस पर, इवन NPM के साथ इत्तेहाद हो चुका है। ये जो इस्तेकाम पार्टी है इसकी भी लीडरशिप के साथ राब्ते हुए। अली गौर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक MQM और GDA के साथ भी आपके इश्यूज खड़े हो गए हैं, सीटों की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही सिंध और कराची में आपकी। देखिए, बात ये है कि वो, अगर मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी चीजें फाइनलाइज नहीं हुई, सही, अभी उन पर बातचीत चल रही है, सही। और अगर ना भी हुई, आपको पता है कि कराची में तो जिस वक्त इलेक्शन हुआ था ये 2018 का, वाडा साहब को धांधली के जरिए हराया गया था, शहबाज शरीफ साहब को 150 वोटों से हरा दिया गया था। ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी कहते हैं कि PMLN का सिंध में वोट दे। लेकिन फिर जमनी इलेक्शन में अली गौर साहब, मंदोखेल साहब ने पीपल्स पार्टी से वहां सीट जीती। मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं कतई तौर पर नहीं करूंगा, मैं उस रिजल्ट को तस्लीम करता हूं, लेकिन रनर आप उस वक्त भी नहीं दी। चले ठीक है। नफीसा शाह साहिबा, अली गौर साहब कह रहे हैं कि जो भी सूरत हाल है उसमें अभी तक कोई चीज वाजे नहीं है, लेकिन किसी स्टेज पे अगर PMLN और पीपल्स पार्टी को बैठना पड़ता है, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए या चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए या प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी और इलेक्शन के लिए, तो 16 महीने की तरह इत्यादि बन सकते हैं, या इस बार फैसला हो चुका है कि दोनों के सिमत अलग अलग ही होगी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक बहुत मुश्किल टाइम भी इन दोनों जमातों ने जो एक्सपीरियंस रहा है इस मुल्क का, पीपल्स पार्टी का तो ज्यादा तल्ख हुआ है, और मैं इस वक्त वेलकम करती हूँ इस वक्त जो अभी 12 तारीख को केस सुनने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, 9 जजेस की बेंच बनाई है उन्होंने, कि जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ और उसके बाद एक तसलसल से, उससे पहले भी और उसके बाद भी जो जमहूरी निजाम है और सियासी निजाम है उसको कई दफा। नफीसा साहब, आखिरी मिनट है मेरे, अगर सवाल को रिस्पॉन्ड करना। ये जॉइंट नहीं, सिर्फ नहीं, तो मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि एट सम स्टेज ये इन दोनों जमातों ने, जब एक गैर सियासी निजाम आता है, जब आइन पामाल होता है, तो इसलिए ये हमारे तल्ख तजुर्बों की वजह से PMLN हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, इसीलिए 30 सेकंड्स है नफीसा शाह साहिबा वहां है, और उसको उस रेफरेंस पॉइंट को बहाल करने के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए जिस जमात से भी बात करनी पड़ी वो बात करनी चाहिए। नफीसा शाह साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली गौर बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। बज़ाहिर ऐसा लगता है जब तक जमहूरियत को कोई खतरा नहीं हो उस वक्त तक इलेक्शन के माहौल में दोनों सियासी जमातें निबर्दाजमा रहेंगी, और 8 फरवरी के नताइज के बाद अंदाजा होगा कि कौन जो है वफाकी हुकूमत बनाता है। इसका फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ही होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।